हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 14 के बारे में। फर्स्ट हियरिंग पे जो इश्यूज फ्रेम होते हैं दैट इज़ गवर्न्ड बाय ऑर्डर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे ऑर्डर 14 की हेडिंग सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज अग्रीड अपॉन। मतलब कि इश्यूज अग्रीड अपॉन आर द इश्यूज ऑफ फैक्ट। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हम जब फर्स्ट हियरिंग होती है तो फर्स्ट हियरिंग पे मेन पर्पस होता है इश्यूज को सेटल करना। जो मेन काम होता है फर्स्ट हियरिंग पे वो होता है कोर्ट को फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जिसके बारे में कि ऑर्डर 14 बताता है। और उसको करने से पहले जो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि दोनों के बीच में क्या वेरिएंस है, दोनों पार्टी के बीच में क्या इश्यूज़ है, कौन सी ऐसी बात है जिस पे दोनों अग्री नहीं कर रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए कोर्ट को सारी प्लीडिंग्स देखनी पड़ती हैं। तो कोर्ट को एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ करना पड़ता है। तो जो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ है वो भी फर्स्ट हियरिंग का पार्ट है, वो ऑर्डर 10 में सेपरेटली गवर्न है। और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हम देखेंगे ऑर्डर 14 में। वैसे फर्स्ट हियरिंग पे ऑर्डर 15 के हिसाब से जजमेंट भी दिया जा सकता है फर्स्ट हियरिंग पे, तो वो एक अलग चीज़ है कि जजमेंट ऑन द फर्स्ट हियरिंग वो ऑर्डर 15 से गवर्न होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें 7 रूल्स मिलेंगे। वील स्टडी 7 रूल्स। छोटा है पर ध्यान से समझने के लिए है। इश्यूज़ क्यों फ्रेम किए जाते हैं? इश्यूज़ इसलिए फ्रेम किए जाते हैं कि पार्टीज़ के बीच में रियल झगड़ा क्या है, रियल मुद्दा क्या है, किस बात पे अग्री नहीं कर रहे, कहाँ वेरिएंस है, ये देखने के लिए कि कोर्ट को इश्यूज़ बनाने पड़ते हैं। फिर कोर्ट उन्हीं इश्यूज़ पे जजमेंट प्रोनाउंस करता है अपना। तो हर इशू पे कोर्ट को अपना जजमेंट देना होता है। सबसे पहले रूल 1 में देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। कोई इशू कब अराइज होता है? जब कोई मटीरियल प्रपोजिशन दिया हुआ है, मटीरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ या फैक्ट जो भी है वो एक पार्टी अफर्म करती है, कहती है कि ये सही, और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। अब सबसे पहले देखते हैं मटीरियल प्रपोजिशन क्या होता है। मटीरियल प्रपोजिशन का मतलब, प्रपोजिशन मतलब कोई बात, कोई आइडिया, कोई तथ्य। मटीरियल जो कि इम्पॉर्टेंट है उस केस के लिए, तो मटीरियल प्रपोजिशन कोई पार्टी कहती है, कोई पार्टी अलेज करती है कि ये बात सही है। अलेज करना मतलब असर्टेड टू बी ट्रू, कि हम इस बात को सच जान करके असर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो वो एक पार्टी असर्ट करती है, एक पार्टी अलेज करती है, एक पार्टी अफर्म करती है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है। यही इशू बनते हैं मटीरियल। अब ये रूल 1 के सब रूल 2 पे आते हैं। इसका लीगली हम कैसे, मटीरियल प्रपोजिशन क्या है इसको लीगल टर्म में आप कैसे बताएंगे? दीज आर प्रपोजिशंस ऑफ लॉ और फैक्ट। या तो ये मटीरियल प्रपोजिशन लॉ की होंगी या फैक्ट की होंगी, विच अ प्लेंटिफ मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू सू। प्लेंटिफ क्यों कोई बात अलेज करेगा, क्यों असर्ट करेगा? क्योंकि उसे एक राइट टू सू चाहिए। उसे वो क्यों सू कर रहा है? कोई राइट उसे पाना है, कुछ चाहिए उसे, उसका कोई राइट है। तो उस राइट को दिखाने के लिए अलेज करता है कोई चीज़ प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस। डिफेंस अपना देता है तो डिफेंडेंट कोई चीज़ अलेज करता है, कोई बात कहता है। तो फिर सब रूल 3 में आप देखेंगे कि हर मटीरियल प्रपोजिशन जो कि एक पार्टी अलेज करती है, अफर्म करती है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है, ये एक डिस्टिंक्ट इशू का सब्जेक्ट होता है। मतलब वो जो बात है, वो जो सब्जेक्ट है, वो हर मटीरियल प्रपोजिशन से एक डिफरेंट इशू बनेगा। ठीक है। फिर ये बताया गया कि 2 तरीके के होते हैं, इश्यूज़ ऑफ फैक्ट होते हैं, इश्यूज़ ऑफ लॉ होते हैं सब रूल 4 में। फिर सब रूल 5 आ जाता है। इसमें ये बताया गया है सब रूल 5 में कि इश्यूज़ असर्टेन करने से पहले कोर्ट क्या क्या कंसीडर करेगी। तो इसमें बताया गया है कि प्लेंट और WS को कंसीडर करेगी, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट को। वैसे कोर्ट उस जितनी भी प्लीडिंग्स होती हैं, जैसे कि रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ काउंटर क्लेम कर दी डिफेंडेंट ने, या कोई सेट ऑफ क्लेम कर दिया, तो सेट ऑफ फाइल कर दिया, तो क्या कर उसके रिप्लाई में प्लेंटिफ को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्लेंटिफ अपना
रेप्लिकेशन फाइल करेगा या रिजॉइंडर देगा, तो वो सारी चीज़ें भी प्लीडिंग्स में ही आती हैं। रेप्लिकेशन, रिजॉइंडर, WAS, प्लेंट, इन सब चीज़ों को कंसीडर करता है कोर्ट। फिर ऑर्डर 10 के रूल 2 में दिया हुआ है कि पार्टीज़ को एग्जामिन करता है, पार्टीज़ और उनके प्लीडर्स को की बात सुनी जाती है, उन्हें उनका एग्जामिनेशन होता है। फिर वो सारी चीज़ें सुनेगा ओरली कोर्ट। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके कोर्ट क्या करेगा, प्रोसीड करेगा कि फ्रेम करें, अब इश्यूज़ को रिकॉर्ड करें। पर इसी ऑर्डर 14 में आप रूल 4 देखेंगे, रूल नंबर 4, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज़, कि इश्यूज़ फ्रेम करने चलता है तो जो रूल 1 का सब रूल 5 है वहाँ जो चीज़ें दी हैं कि प्लीडिंग्स देखेगा और ओरल एग्जामिनेशन देखेगा कि ओरल एग्जामिनेशन में क्या निकला था, ऑर्डर 10 में जो करते हैं। और उसके अलावा रूल 4 में दिया है कि विटनेसेस को बुला के भी एग्जामिन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकते हैं किसी के पास है तो ये चीज़ विटनेसेस तक को बुलाया जा सकता है। तो उन सब से जो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करता है। आप यहाँ अपने जो बुक है वहाँ पे आप सब रूल 5 के पास में लिख सकते हैं कि रूल नंबर 4 में दिया हुआ है कि विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को भी मंगा करके कोर्ट पहले देख सकता है, उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करेगा इश्यूज़ को फ्रेम करने के लिए, इश्यूज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब आता है ये बात कि कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज़। कोर्ट को सभी इश्यूज़, जितने भी इश्यूज़ फ्रेम किए हैं, चाहे वो इशू ऑफ लॉ हो या फिर वो इशू ऑफ फैक्ट हो, कोर्ट को उन सभी पर जजमेंट देना होता है। सही बात है, जब कोर्ट ने उन्हें फ्रेम किया है इश्यूज़ को तो कोर्ट सब पे जजमेंट देगा। अभी ये 1976 के पहले जितने भी इशू ऑफ लॉ होते थे उन सबको प्रिलिमिनरी इशू माना जाता था। तो प्रिलिमिनरी इशू पहले देखे जाते थे, बाकी इशू बाद में देखे जाते थे। लेकिन 76 के अमेंडमेंट के बाद जो इशू ऑफ लॉ होते हैं उनमें से केवल 2 स्पेसिफिक इशू लिए गए। जो इशू ऑफ लॉ होते हैं उनमें से 2 इश्यूज ऐसे लिए गए, क्या क्या, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट और बार टू सूट। ये 2 इशू ऑफ लॉ को प्रिलिमिनरी इशू माना गया कि इन्हें सबसे पहले कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। इन 2 के अलावा भी हो सकते हैं इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ लॉ हो सकते हैं जैसे किसी लॉ का के बारे में एक्सप्लेन करना है या कोई चीज़ क्लियर नहीं है वो आगे समझनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इशू ऑफ लॉ हो सकते हैं। किसी लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पर केवल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट या बार टू सूट कि इन 2 का पहले निपटारा करेगा कि कोई बार टू सूट तो नहीं है, वरना फिर आगे प्रोसीड करने का फ़ायदा ही क्या है। तो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट को कि नहीं है, लिमिटेशन है कि नहीं, ये सब देखने के बाद में कोर्ट देखेगा कि ये 2 पहले इश्यूज़ हो जाएं, उसके बाद बाकी सारे इश्यूज़ पे जजमेंट प्रोनाउंस किया जाए। फिर थर्ड आ जाता है मटीरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज़ में बी फ्रेम्ड। किन किन मटीरियल से इश्यूज़ बनाए जाते हैं। तो एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज़, जब पार्टीज़ को ऑन ओथ सुना जाता है तो वो जो एलिगेशंस लगाती हैं, या फिर कोई पर्सन जो उनके बिहाफ पे प्रेजेंट है, उनके प्लीडर है, जो भी बात वो कहते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, एक वो बात हो गई, उस पर बेसिस होता है। फिर होता है कि जो प्लीडिंग्स हैं, प्लीडिंग्स में मैंने आपको बताया प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, फिर वो होती हैं आपकी रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर्स, तो वो सारी चीज़ें। फिर इंटेरोगेटरीज़ कोर्ट के थ्रू पार्टीज़ एक दूसरे को भेजती हैं जिनके आंसर्स मांगती हैं, तो वो इंटेरोगेटरीज़ भी एक बेसिस होता है जिसको देख कर कि कोर्ट डिसाइड करता है इश्यूज़ क्या फ्रेम करने हैं। और द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय आइदर पार्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख करके फिर चौथे में रूल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज़। तो कोर्ट जब ये देखता है ये सारी चीज़ें प्लेंट और सारी प्लीडिंग्स आ गई, सारे पार्टीज़ का ओरल एग्जामिनेशन कोर्ट ने देख लिया, फिर कोर्ट को लगता है नहीं हमें किसी विटनेसेस को भी बुलाना है, तो कोर्ट क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को एडजर्न करना पड़ेगा। तो एडजर्नमेंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ शुड बी
टू अ डे नॉट लेटर देन 7 days। तो जब कोर्ट एडजर्न करता है इस बात के लिए, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को एडजर्न कर दिया कि अभी विटनेसेस को बुलाना है, तो आगे की डेट 7 days से ज़्यादा के लिए वो नहीं लेता है। फिर रूल 5 आता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे किसी भी स्टेज पे अमेंड कर सकता है, इश्यूज़ को स्ट्राइक आउट कर सकता है। ये पावर रिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के पास भी होती है, क्योंकि कभी भी ये लगे कि ये इशू बेकार में बन गया, उसको स्ट्राइक आउट कर दिया, कोई नया इशू बनाना है तो बना लिया। क्वेश्चंस ऑफ रूल 6, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ मे बी अग्रीमेंट मे बाय अग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज़। तो दोनों पार्टीज़ अपने आपस में अग्रीमेंट कर सकती हैं कि हमारे बीच में ये इश्यूज़ हैं, और उसको एक एग्रीमेंट के फॉर्म में कर दें कि अगर ये हमारे बीच में ये इशू है और अगर ये कोर्ट इसके में किसके फेवर में देती है, किसी के अपोज में देती है, जो जजमेंट देती है, तो किस एक सम ऑफ मनी रख लिया, या ये कोई राइट अराइज हो जाएगा, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर कोर्ट ने अफर्मेटिव या नेगेटिव उस चीज़ को डिसाइड कर दिया, कोर्ट की फाइंडिंग में आ गया कोई इशू, कोर्ट ने डिसाइड किया, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, तो आपस में ही वो तय कर लेते हैं पहले ही कि कोर्ट का जब आएगा जजमेंट तो हम उस हिसाब से इतनी मनी दूसरे को दे देंगे, या ये राइट क्रिएट हो जाएगा, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा अग्रीमेंट करके वो कोर्ट में जमा कर देते हैं। फिर रूल 7 कहता है कि अगर ये एग्रीमेंट फिट है और गुड फेथ में एग्जीक्यूट किया गया है तो कोर्ट उन सब इश्यूज़ को जो उस अग्रीमेंट के थ्रू कोर्ट में दिए गए हैं उनको ऐसा मानेगा जैसे कि कोर्ट ने खुद ही वो इश्यूज़ बनाए हों, खुद ही फ्रेम किए हों, और फिर उन ऐसे सारे इश्यूज़ पे और जो कोर्ट ने खुद फ्रेम किए उन इश्यूज़ पे, उन सब के ऊपर कोर्ट अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर 14। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो डू कमेंट्स कि आपको क्या सही लगा, क्या नहीं लगा, या कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ वो भी पूछिए। थैंक यू वेरी मच।